नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन उसमें अब सुधार आ गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उनकी जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने के लिए अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर वो डॉक्टरों से मिले। उसके बाद मां की स्वास्थ्य की ताजा जानकारी भी उन्होंने ली। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के अहमदाबाद में अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी भी एक कार एक्सीडेंट में घायल हुए थे। खबरों के मुताबिक वो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ बांदीपुरा जा रहे थे जब उनकी मर्सिडीज बेंज कार कर्नाटक के मैसूर के पास डिवाइडर से जा टकराई है। प्रहलाद मोदी को उनके परिवार के साथ इलाज के लिए जेएसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उन्हें मामूली चोट आई है और फिलहाल वो सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की तबीयत खराब होने के बाद तमाम नेताओं की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक मां और बेटे के बीच का प्यार अत्यंत और अनमोल होता है। मैं आशा करता हूं कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। आपको बता दें राहुल गांधी का ये ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी इस कठिन घड़ी में ईश्वर आपका साथ दे और मैं आशा करता हूं कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी और कांग्रेस में इस वक्त ठन गई है और ऐसी ठन गई है कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को घेरा है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जब भाजपा की सरकार राजस्थान में आई तो एफआईआर दर्ज हुई और जांच पुलिस ने भी करी और साथ में सीबीआई और ईडी भी कर रहे हैं। तो जांच में यह आया कि ये नत्थाराम और हरिराम ढूंढने से भी मिल क्यों नहीं रहे। तो पता यह चला कि जो सरकार थी अशोक गहलोत की, ये पापी परिवार के आदेश में इतना गिर गई कि इन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट, यही शब्द का इस्तेमाल किया है कोर्ट ने, फिक्टिशियस, जो व्यक्ति थे ही नहीं, उनको जमीन अलॉट कर दी। सबसे पहले तो प्रश्न नंबर 1 यही होगा, अशोक गहलोत जी ऐसी क्या मजबूरियां रही? ये नत्थाराम और हरिराम तो थे ही नहीं, और आपने जो व्यक्ति था ही नहीं उसको किसानों की जमीन दे दी। इसके बाद एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर दिखाया गया, उसका नाम था गुगनगर। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो ये लैंड बेचेगा, जांच में क्या सामने आया आप स्तब्ध रह जाएंगे। इस गुगनगर को भी ढूंढा गया, गुगनगर को ढूंढते ढूंढते पता चला कि गुगनगर जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो भी है ही नहीं। जिसको जमीन अलॉट करी वो है नहीं, हवा में गायब हो गए। और जो व्यक्ति नत्थाराम और हरिराम को अलॉटेड जमीन बेच रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर गुगनगर, ये भी है ही नहीं। ये जमीन बेचता है राजेंद्र कुमार को। अब यहां से नाम है स्काईलाइट, आसमान, लेकिन भ्रष्टाचार को गांधी परिवार, पापी परिवार आसमान तक लेके गया है। राजेंद्र कुमार ने जमीन बेची अशोक कुमार को
अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार ड्राइवर हैं एक महेश नागर के, और महेश नागर जो मुख्य व्यक्ति है उनके बारे में मैं बता दूं। महेश नागर रॉबर्ट वाड्रा के मैनेजर हैं। महेश नागर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी है स्काईलाइट के। तो ये जो अशोक कुमार ड्राइवर हैं रॉबर्ट वाड्रा के मैनेजर के, ये फर्जी लोगों से जमीन लेते हैं सरकारी, और उसके बाद स्काईलाइट को बेच देते हैं। अनियमितताओं का भंडार, कानून की अनदेखी, क्योंकि दामाद नंबर 1 को खुश करना है। पापी परिवार गांधी परिवार, उसने इशारा कर दिया तो अब कानून कहां है? अशोक गहलोत कह रहे हैं खाता ना वही, सोनिया गांधी जो कहे वही सही। लोग नहीं है तो क्या हुआ? सोनिया गांधी ने कहा है लॉट तो करनी होगी। किसान की जमीन है तो क्या हुआ? दामाद जी का पापी पेट भरना है। 1000 बीघा जो भूमि है किसानों की, सरकार उसको इसलिए एक्वायर करती है क्या कि गांधी परिवार के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको दी जाए? किसान से लो, रॉबर्ट वाड्रा को दो। रॉबर्ट वाड्रा लैंड माफिया हो गए, भूमाफिया है रॉबर्ट वाड्रा। इसके साथ ही न्यायालय ने जो बात कही है मैंने आपके समक्ष रखी, लेकिन इस पूरे जजमेंट का सार यह है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी यह होती है कि आप संविधान का पालन करें, आम जनता का हित देखें। और राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि यह एक गंभीर मसला है और जांच एजेंसी को इस मामले में, ये ईडी थी जांच एजेंसी, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, वो आगे भी जांच करेंगी। और वो दिन दूर नहीं है जो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के सदस्य ये सोचते हैं वो कानून से ऊपर हैं, उन तक कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे। तो मैं बता दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, जांच एजेंसियों का जज्बा कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, आज गांधी परिवार जो भ्रष्टाचार करते हैं थरथर कांप रहे हैं, और ये अच्छा है। तो वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध का आरोप लगा दिया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आगाह करना जरूरी है, क्योंकि हम और अति संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं। महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी ने माननीय गृह मंत्री को लिखा है। वो पत्र विनीत जी अभी आपको मोबाइल पे भेज रहे हैं, जिसमें उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया है ऐसे उदाहरणों पर। 24 दिसंबर का सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया, ये दिल्ली का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया इसका उदाहरण, कि कैसे जो एक पेरीमीटर बनाया जाता है नेता के आसपास वो नहीं बनाया गया, और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है राहुल जी को, उसके बावजूद उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया। उसका दूसरा उदाहरण दिया वैभव वालिया जी की जो एफआईआर है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हमारे कंटेनर्स में गैरकानूनी रूप से घुस गए थे, उसकी पूरी जानकारी ये देंगे। और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार का को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। आप हमें
नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है, और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन सब के बिहाफ पे, भारत यात्रियों के, कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र ना केवल यात्रा को रोकने का है, जो बार बार सुनाई देता है, कभी कोविड के नाम से आप बहानेबाजी कर लेते हो। कल हमने देखा, परसों लोकसभा के स्पीकर अस्पताल में जाकर कंबल बांट रहे थे, कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो नियम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर लागू होंगे, और नियम घोषित नहीं होंगे, सिर्फ बदनाम किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा को। तो न केवल रोकने का षड्यंत्र है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का षड्यंत्र है, और जोड़ने के इस यज्ञ को कौन रोकना चाहेगा? जाहिर सी बात है, वो रोकना चाहेगा जो तोड़ना चाहता है भारत को। तो सबके चेहरे सबके सामने आ रहे हैं, कौन जोड़ना चाह रहा है और वो जोड़ने के लिए क्या क्या कर रहा है। 108 दिन लगातार चल रहे हैं, और तोड़ने वाले अपनी पुलिस के माध्यम से, अपनी दोस्ताना मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। हम ये पत्र तो आपको भेज ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे रहे हैं। भारतीय और सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़कर जब से आरजेडी का साथ पकड़ा है, तब से ही बीजेपी नेता सुशील मोदी और आरजेडी और नीतीश पर लगातार हमलावर रहे हैं। इस बार सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला किया। रेलवे घोटाला मामले में सीबीआई की जांच फिर से शुरू होने के मुद्दे पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एजेंसी ने कभी जांच को बंद नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में जांच के दौरान सीबीआई को डीएलएफ रिश्वत मामले से जुड़े नए तथ्य मिले। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि तेजस्वी से सवाल करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर तेजस्वी को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। मैं समझ रहा हूँ, मैंने थोड़ा वीडियो टीवी पर देखा, ये एक मकान इन लोगों ने खरीदा था दिल्ली के अंदर, और वो करीब 4-5 करोड़ से ज़्यादा का मकान था वो। और ये जो मकान था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, अब मुझे याद है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ये मकान था, जो 3 मंजिला मकान जिसकी कीमत करोड़ों के अंदर है। और ये इस मामले में उसमें भी जब जांच चली तो पाया गया था कि ये सब अवैध कमाई से, जो उन्होंने अलग अलग कंपनियां बनाई थी, उन कंपनियों के माध्यम से जो काला धन अर्जित किया था, उसी काले धन के माध्यम से वो मकान खरीदा गया था। तो मुझे लगता है कि वही सारा मामला होगा। तो देखिए, सीबीआई जब कोई जांच करती है तो पुख्ता प्रमाण के आधार पर जांच करती है। और लालू यादव उनका परिवार जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग या सत्ता का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को बुधवार को तबियत खराब होने के चलते अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया है। अस्पताल की ओर से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की हालत अब स्थिर है। खुद पीएम मोदी भी अस्पताल पहुंचे और मां का हालचाल लिया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक मां और बेटे के बीच का प्यारा अनंत और जो प्यार है वो अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है। इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर हमलावर हैं।
अपनी जन स्वराज पदयात्रा के दौरान एक बार फिर से पीके ने नीतीश को घेरने की कोशिश की। पूर्व चंपारण में प्रशांत किशोर ने कहा कि ये लोग आज हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। हमारे बनाए हुए देश में आज 6 मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, बंगाल और दिल्ली आज वो लोग चला रहे हैं जिनकी जीत में मैंने अपना कंधा लगाया है। इस दौरान नीतीश को निशाने पर साधते हुए पीके ने कहा है कि हम अपना दिल फाड़ कर दिखा देंगे, फिर भी आप लोग नहीं मानेंगे। इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वोट नहीं दीजिए, लेकिन इस विचार को देखिए और जांचिए और मूल्यांकन कीजिए। अगर भरोसा हो तो साथ चलिए और अगर भरोसा नहीं है तो जीतने के बाद करिएगा। घबराइए नहीं, हम आपका वोट लेने नहीं आएंगे। सच की ताकत अपनी ताकत होती है। कुमार जी, एक अंतिम बात मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी शायद अपनी कोई यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं, और वो भी पश्चिम चंपारण से कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे खुशी ये है कि चलिए, वो तो पहले भी यात्रा करते रहे, लेकिन मेरा अनुमान भी है और मुझे इस बात की खुशी भी है कि बिहार के पॉलिटिशियंस जो हैं वो चुनाव से अलग हटकर भी कम से कम जमीन पर उतरेंगे। हम लोग पैदल चल रहे हैं तो कुछ दबाव तो जरूर है, कोई पैदल चलेगा, कोई गाड़ी से चलेगा, कोई हेलीकॉप्टर से चलेगा, लेकिन कम से कम अपने ऑफिस से तो निकले। तो ये खुशी की बात है। मैं स्वागत करता हूं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं और वो पैदल ये कुछ अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पैदल तो नहीं चलेंगे, गाड़ी या हेलीकॉप्टर से चलेंगे। जो पश्चिम चंपारण के ज्वलंत मुद्दे हैं, मेरा अनुमान है, मेरी आशा है कि नीतीश कुमार जी वहां भी जाएंगे। मेरा अनुमान है कि नीतीश कुमार जी नवलपुर बेतिया रोड पर जाएंगे, जहां पर 15 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उस रोड को बनाया जाए। मेरा अनुमान है कि नीतीश कुमार जी मशान नदी के कटाव से जो लोग पश्चिम चंपारण में परेशान। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद का मुद्दा सुलझने की जगह बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई है और बैठक में तय हुआ है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर कोई भी पक्ष नया दावा नहीं करेगा। उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक के मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस अध्यक्षों के द्वारा किए गए दावे गृह मंत्री के साथ बैठक के अनुसार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि मुंबई पर दावा करने की उनकी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक के खिलाफ दावा करने से दोनों राज्यों के बीच संबंध खराब होंगे। हम केंद्रीय गृह मंत्री के कर्नाटक के उन नेताओं को चेतावनी देने की अपील करेंगे जो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। पूर्णपणे चुकीचे आहेत। मुंबईवर दावा सांगणं हे खपवून घेतलं जाणार नाही, त्याबद्दल त्यांचा निषेध आम्ही या ठिकाणी करतो। तशा प्रकारचं निषेधाचं पत्र माननीय विरोधी पक्षनेते आपण सांगितल्याप्रमाणे आम्ही त्यांना पाठवू। त्यांनी अशा प्रकारे जे काही त्याचं उल्लंघन करणं हे दोन राज्यांच्या बायलॅटरल रिलेशन करता योग्य नाही, ते पूर्णपणे चुकीचे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख बुधवार को जेल से रिहा हो गए। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल के बाहर उनका स्वागत किया गया और देशमुख के रिहा होने से पहले ही उनके समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे। भ्रष्टाचार मामले में वो 1 साल से अधिक समय से जेल में थे और अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को 1 लाख रुपए के मुशलके पर सशर्त जमानत दी है, लेकिन सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए जमानत पर स्थगन आदेश के लिए एक आवेदन दायर किया। इसे मुंबई हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है और हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि मंगलवार को इसके 3 दिन के और विस्तार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और आज शिंदे गुट शिव सैनिकों ने मुंबई महानगर पालिका के शिवसेना कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। खबर फैलने के बाद से उद्धव गुट के शिव सैनिक भी महानगर पालिका मुख्यालय पहुंचे और दोनों गुटों के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। दोनों गुटों ने जोरदार नारेबाजी की। हालांकि पालिका सुरक्षा रक्षकों ने दोनों गुटों को भिड़ने से रोक दिया। इसमें मुख्यालय में दोनों शिवसेना गुटों में भिड़ंत रोकी जा सकी और उद्धव गुट ने यह दावा किया कि मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय में स्थित शिवसेना कार्यालय अभी भी उद्धव गुट शिवसेना के पास ही है। इस पर शिंदे गुट के कब्जे की बात गलत है।
पालिकेमध्ये शिंदे गटाचे आज काही कार्यकर्ते किंवा नेते आले होते, काय सांगू शकाल शिंदे गटाचा एकच नेता आला होता, दोन्ही नेते आम्ही सगळे होतो, त्यामुळे आम्ही त्यांनी काही ताबा घेतलेला नाही, ताबा आम्हीच घेतला आणि आमचा भारत को नीचा दिखाने में कांग्रेस के नेताओं में इतनी होड़ क्यों लगी है? दरअसल राम कदम की तरफ से एक विवादित बयान दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है और वो जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना की बोली बार बार क्यों बोल रहे हैं? आइए अब आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस बयान में। है कि भारत टूटा हुआ है। कहां से दिख रहा है भारत टूटा हुआ? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस नेताओं को। इनमें ओढ़ लगी है अपने देश को नीचे दिखाने में। कम से कम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सोचा होता, जिन्होंने महत प्रयासों से इस देश को एक किया। हमारे साहसी जवानों के बारे में सोचते हैं, जो अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े हैं, अपनी शहादत देने के लिए तैयार है ताकि यह भारत देश एक रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समूचे देश ने नकारी और इन कांग्रेस नेताओं में ओढ़ लगी है कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान और चाइना की बोली बार बार क्यों बोल रहे हैं? हमारे भारत देश को नीचा दिखाने का दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब भारत तोड़ो बोलने वाले के साथ जो भारत जोड़ो की यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको देना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के झांसी दौरे के दौरान अपने दूसरे दिन भी बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे हैं। बुधवार को एसपी की नेता दीपाली राय कंवर ने उनके घर वो अखिलेश यादव पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बाद में घर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य की योगी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कहा कि अगर सपा जेल भरो आंदोलन करेगी तो सरकार के पास जगह ही नहीं बचेगी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि सीएम अस्थायी होता है बल्कि पूर्व सीएम स्थायी होता है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार की गलत नीतियों के वजह से जनता त्रस्त है। जानबूझ करके असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता डर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी, उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। हमें अगर जेल जाने का अभियान करना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जल्दी तैयार होंगे। जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी भी जेल जाएंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो। अरे मैं बहुत सी बातें बोलता नहीं हूँ। जी आप भी समझते हो। भैया इरफान सोलंकी से आप लोग वही हैं। इरफान सोलंकी से आप मिलने के उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे डाल के बहराइच जेल कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो महाराजगंज जेल है, हम महाराजगंज चले जाएंगे, देखें कहाँ भेजते हैं। तो ये कोई बात हुई? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है और वो ये एहसास दिलाना चाहती है कि अगर आप लीडर ऑपोजिशन हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद परमानेंट नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री परमानेंट है। और जो कैबिनेट के फैसलों पे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो समय आने पर उनके कैबिनेट के फैसले भी प्रश्न लगेंगे उनको। 24 के लिए संदेश क्या देंगे? 24 में जनता बीजेपी को हटा देगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना। देखिए, खबर अब यमुनानगर से है, जहां 10वीं की कक्षा के छात्र से मारपीट की गई है और इस मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने पर बुधवार को थाना बुढ़िया में परिजनों ने घेराव किया है। इस बीच पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मिली जानकारी के मुताबिक यमुनानगर में 3 दिन पहले ही 10वीं क्लास के इस छात्र, जिसका नाम सुहेल है, उसके साथ स्कूल के बाहर मारपीट की गई।
बाद में पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने पर आज परिजनों का गुस्सा फूटा है। आरोप लगाया गया है और सोहेल के साथ स्कूल के बाहर ही मारपीट हुई। पूरी साजिश के तहत उस पर हमला हुआ, लेकिन पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। वो दिग्विजय सिंह राणा है नाम का लड़का, उसने पहले मेरे ऊपर कार चढ़ाई और जो उसके साथ एक साथी है उसका सोहेल का दोस्त, उसके भी पैर पे कार चढ़ी गई थी। उसने भी अपने पुलिस को बयान लिखवा दिए थे। हमें कुछ नहीं पता मामला हुआ क्या है, किस लिए इन लोगों ने मारा 17 साल के 16 साल के बच्चे को, और ऐसे 30 साल के बड़े बड़े लड़कों ने उसको इतनी बेरहमी से मारा। गिरफ्तार इसलिए किया जी, आज 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे SHO पूरन सिंह जी की तरफ से।